नमस्कार बच्चों, आज हम पुनः अध्याय 1 अर्थात विद्युत आवेश और क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर डिस्कस करेंगे। हम पिछली वीडियो में पढ़े थे कि अनुदैर्ध्य स्थिति या अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य स्थिति या अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम यहाँ पर किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। बच्चों ध्यान से देखें, यहाँ पर फिगर में हमारा कोई विद्युत द्विध्रुव दिख रहा है। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, दिख रहा है आपको फिगर में। बेटा कंसंट्रेट कीजिए, विद्युत द्विध्रुव दिख रहा है जो ए यहाँ पर ए से दिखा और यहाँ पर बी, ए बी जो विद्युत द्विध्रुव है। ए प्लस क्यू आवेश से बना है, बी बिंदु माइनस क्यू आवेश से बना है। इसके मध्य या इनके बीच या इनकी प्रभावकारी लंबाई 12 है। इस द्विध्रुव के केंद्र पॉइंट दिख रहा है ओ से आर दूरी, ओ से लंबवत दूरी आर पर कोई बिंदु पी है, जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। यह कौन सी स्थिति है? निरक्षीय स्थिति। अब अच्छी स्थिति या निरक्षीय स्थिति क्या होती है, ये हम पिछली वीडियो में हमने बताया था। जिन बच्चों को डाउट हो या इसके बारे में जानकारी ना हो, वो मेरे पिछली वीडियो में सर्च करके देख सकते हैं। पुनः देखिए फिगर में द्विध्रुव ए और बी दिख रहा है। ए से बिंदु पी की दूरी कितनी है? देखिए ए बिंदु दिख रहा है, ये बिंदु पी दिख रहा है और ये बी बिंदु है। ए और बी का मध्य बिंदु ओ है, ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। तो बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E1 हो तो क्या हो? E1 हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, अगर आपको विद्युत क्षेत्र की परिभाषा ना मालूम तो मेरी पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/AP स्क्वायर और दिशा होगी ए से पी की ओर। बेटा यहाँ पर देखिए ए से पी की ओर दिशा हम बता रहे हैं, इसका क्या मतलब है? हमें आपको क्लू बताती हूँ। ए से पी की ओर, क्योंकि ए पर कौन सा आवेश है? धन आवेश है, और पी पर कौन सा, बी बिंदु पर कोई आवेश नहीं दिख रहा है एज इट इज, तो हम इसको एक धन बिंदु की तरह कार्य मानते हैं। तब धन आवेश, दोनों आवेश समान हो गए, तो जो इनके बीच मध्य लगने वाला बल होगा वो ऊपर की ओर लगेगा। अतः इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा होगी ए से पी की ओर, यानी ऊपर की ओर। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की दिशा क्या होगी? ए से पी की ओर। इसी प्रकार बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E2 हो तो इसका मान होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/BP स्क्वायर। और इसकी दिशा क्या होगी? P से B की ओर, यानी नीचे की ओर। देखो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश की ओर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ऊपर की ओर लग रहा था, और यहाँ पर ये नीचे की ओर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऋण आवेश है और ये धन आवेश इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी नीचे की ओर खींच रहा है। यानी इसकी दिशा क्या हो गई? नीचे की ओर, P से B की ओर। अब पुनः फिगर में हम देखते हैं कि चूंकि ज्यामिति इसमें क्या है, बीपी और एपी और बीपी की लंबाई लगभग बराबर है, अतः E1 बराबर E2 होगा। अतः क्या होगा? E1 बराबर E2 होगा, यानी E1 का जितना परिमाण होगा उतना ही E2 का होगा। पुनः देखते हैं, चूंकि बेटा E1 का परिमाप E2 के परिमाप के बराबर है तथा उनके बीच कोण क्या है? 2 थीटा है। हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के दोनों अंतःकोणों का योग उसके बाह्य कोण के बराबर होता है, हमने फिगर से देखा है। अतः E1 और E2 के बीच का कोण क्या हो? 2 थीटा होगा। यहाँ पर एक चीज देखने की बात है कि E1 के दो घटकों हम कर सकते हैं, E1 को दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? E1 साइन थीटा ऊपर की ओर और E1 कॉस थीटा क्षैतिज दिशा में। इसी प्रकार E2 के भी दो घटक होंगे, E2 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और E2 कॉस थीटा क्षैतिज दिशा में, ई की दिशा में, ये दिख रहा है। तो चूंकि दोनों E1 और E2 के क्षैतिज घटक ई की ही दिशा में है, अतः ये आपस में इनका रिजल्ट क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। किंतु जो E1 और E2 के ऊर्ध्वाधर घटक हैं वह बराबर किंतु विपरीत दिशा में। E1 का क्या है?
ऊपर की ओर बल लग रहा है, अतः इसका ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की ओर है E1 sin थीटा, और E2 का नीचे की ओर लग रहा है, इसका ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर लग रहा है E2 sin थीटा। तो इसलिए E1 और E2 किंतु बराबर है किंतु विपरीत दिशा में है, अतः यह एक दूसरे के मान को निरस्त कर देंगे, और सिर्फ क्या परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में हमको मिलेगी, ई पर मिलेगी। ई पर मिलेगी कौन कौन सी, E1 का क्षैतिज घटक और E2 का क्षैतिज घटक। तो ई पर E1 और E2 का जो क्षैतिज घटक होगा उसका मान क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 का क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 का क्षैतिज घटक E2 cos थीटा, दोनों को जोड़ देते हैं तो हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाती है। अतः देखिए समीकरण में E का बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। पुनः आप चलते हैं, चूंकि E बराबर E1 cos थीटा और E2 cos, यहाँ पर फिगर में फिर से देखते हैं, चूंकि ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर नीचे क्या हुआ, आप एक दूसरे के निरस्त हो गए, अतः E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा बच गया। चूंकि हम जानते हैं कि E1 और E2 आपस में बराबर है, हमने पहले भी बताया, तो यहाँ पर E बराबर E1 cos थीटा या E2 की जगह हम कोई भी लिख सकते हैं, चाहे E1 की जगह हम E2 लिख दें, चाहे E2 की जगह हम E1 लिख दें। तो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा बराबर लिख दिया। अभी आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया, E बराबर 2 टाइम्स E1 cos थीटा। अब इसमें देखिए कि E1 का मान हम कहाँ से रखेंगे, पुनः समीकरण 1 से। E1 का मान क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे AP स्क्वायर। हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी, रखने पर देखा कि क्या हो गया, E बराबर 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू AP स्क्वायर cos थीटा हो गया। इसको हमने समीकरण 4 कह दिया। पुनः फिगर में हम चलते हैं और देखते हैं कि अब यहाँ पर हमको किसकी वैल्यू चाहिए, AP स्क्वायर की चाहिए और cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो हम कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं, इस फिगर में कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं। चाहे तो हम ले सकते हैं कौन सा, POA ले लें और चाहे POB ले लें, कोई भी ले लेते हैं। एक चलिए हम POA ले लेते हैं। POA में देखिए तो इसका ये पूरी प्रभाव का लंबाई 2L है, इतनी दूरी कितनी होगी, L होगी, ये L हो गई, ये R हो गई। तब पाइथागोरस के प्रमेय से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तब कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर का मान हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। अतः AP स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA का मान कितना L और OP का कितना R। तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी, तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी AP स्क्वायर बराबर आ गया L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या AP बराबर आ गया √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसको समीकरण 5 कह दिया। अब इसी समीकरण में देखिए cos थीटा भी हमको चाहिए, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसमें फिर देखते हैं अपन, आधार क्या है OA और कर्ण क्या है PA। तो पुनः क्या कर देते हैं, OA का मान कितना है, OA का मान R है और AP का मान कितना है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, हमने यहाँ पर रख दिया। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, L बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। इसको समीकरण 6 डाल दिया। अब समीकरण 5 और 6 से हम समीकरण 4 में AP स्क्वायर और cos थीटा की वैल्यू रख देते हैं, रख दिया। तो देखिए समीकरण क्या होगा, E बराबर 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, और जहाँ पर Q और AP था वहाँ AP की जगह हमने रख दिया AP का मान क्या आया था, AP स्क्वायर का L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, उसको रख दिया। और cos थीटा की वैल्यू क्या थी, cos थीटा की वैल्यू थी L बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। पुनः हमने देखा इस सब वैल्यू रखने के बाद, तो देखो 2QL E बराबर 2QL बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इंटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या हो जाएगा, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं। ये आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनके आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगी, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2 धन 1 यानी 3/2। ये हो जुड़ गया। जुड़ने के बाद क्या हो गया, E बराबर 2QL बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2, या 2QL क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। 2QL को कैपिटल P से लिखते हैं और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो 2QL के जगह हमने P लिख दिया,
तब ये हो गया समीकरण E बराबर P बटे 4πε0 r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की घात 3/2। इसको सदिश रूप में लिखना चाहें E वेक्टर बराबर P वेक्टर बटे 4πε0 r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की घात 3/2। इसके साथ ही एक बात और देखिए, अगर क्योंकि ये बिंदु आवेश हैं दोनों, तो इसमें r की तुलना में l बहुत कम होगा, यानी r इज ग्रेटर देन l होगा। यानी r की तुलना में l का मान नगण्य होने पर हम l की गणना 0 मान लें, तब पुनः इस समीकरण में देखते हैं कि l की जगह हम क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। तो E बराबर P बटे 4πε0 और l की जगह हम 0 रख दिए तो क्या बचा, r स्क्वायर की घात 3/2। स्क्वायर कट गया, तो E वेक्टर बराबर P वेक्टर बटे 4πε0 r3। यही है निरक्षीय स्थिति में किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में लगभग 50% ही हर 50 दूसरे साल के एग्ज़ाम में आता ही है। इसको प्रश्न तैयार कर लीजिए, जहाँ भी कोई डाउट हो वो हमें कमेंट्स करके बताएं। धन्यवाद।